हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, पहले और दूसरे लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स के बारे में देखा। इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में क्या क्या है, तो पहले ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स देखा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखा कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स कौन से सब्जेक्ट से कोरिलेटेड है। और इसमें आगे हमने देखा कि अगर आपको शॉर्ट नोट एग्जाम में आई, यानी इकोनॉमिक्स और एथिक्स, इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप क्या क्या लिखोगे। तो ये हमने देखा। और आज और उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि इकोनॉमिक्स दो ब्रांचेस देखी, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स हमने देखे और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने शुरू किया था। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या देखेंगे आज कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है। तो देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में थियरी ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि हमें पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एज अ होल को स्टडी करता है, तो इसमें थियरी ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट वो पूरे देश की यानी पूरे इकोनॉमी की हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद प्राइसिंग थ्योरी। प्राइसिंग थ्योरी यानी क्या, उसमें देखिए इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी भाव बढ़ना। आज अगर एक चीज 10 रुपए की है, तो कुछ महीनों के बाद या कुछ एक साल के बाद वही चीज आपको 20 रुपए की अगर मिलेगी, तो हम क्या कहेंगे कि उसकी भाव बढ़ा है, यानी इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन यानी क्या, डिफ्लेशन यानी अगर एक चीज आज आपको 10 रुपए की मिल रही है और वही कुछ महीनों के बाद या कुछ साल, एक साल के बाद अगर आपको वो 5 रुपए या 8 रुपए की मिलने लगे, तो आप क्या कहोगे कि उस प्रोडक्ट की प्राइस कम हुई है, यानी आपकी परचेजिंग पावर बढ़ी है। बट बेसिकली समझ लो कि डिफ्लेशन यानी क्या, कि प्राइस कम होना। और रिफ्लेशन यानी क्या, तो जब डिफ्लेशन आता है यानी जब प्राइस कम होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उस कम हुई प्राइस को वापस एक रेट तक ला देती है, यानी वो इन्फ्लेशन करती है। तो जब डिफ्लेशन को थोड़ा सा इन्फ्लेट करके नॉर्मल इन्फ्लेशन तक लाया जाता है, उसे कहते हैं रिफ्लेशन। और ये कौन करता है, तो ये करती है गवर्नमेंट। यानी फिर से, इन्फ्लेशन यानी भाव बढ़ना, डिफ्लेशन यानी भाव कम होना, और रिफ्लेशन यानी भाव कम हुआ है और उसे वापस इन्फ्लेशन तक लाना, वो करती है गवर्नमेंट। ये है रिफ्लेशन। तो ये प्राइसिंग थ्योरी भी कहाँ आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है कि अच्छी चीजें कौन सी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना, फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना, जीडीपी बढ़ना, प्रोडक्शन बढ़ना, ये जो भी अच्छी चीजें हैं इकोनॉमी में, वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं। उसके बाद थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या, अब इसमें लिखा है कि फंक्शनल इनकम, यानी फंक्शनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे लेबर जो है, लेबर क्या करेगा, लेबर को हम वेजेस देंगे, वो काम करेगा, हम उसे वेजेस देंगे। और जो ओनर है, ओनर को हम क्या देंगे, तो ओनर को हम प्रॉफिट देंगे। यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, जो भी इनकम मिली है उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फैक्टर्स में, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है फंक्शनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं। यानी फिर से कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में क्या आता है, तो थियरी ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एज अ होल, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। उसके बाद प्राइसिंग थ्योरी जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जो भी अच्छी चीजें मैंने बोली, तो अच्छी चीजें यानी इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वो आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो किसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है। और टोटल नेशनल इनकम को अगर कंसिडर करें, तो नेशनल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी जैसे मैंने आपको लेबर और आउटपुट का एग्जांपल दिया, वो तो बिजनेस का था।
बट इकोनॉमी एज अ होल का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे इनकम का, तो वो कहाँ आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी मेरिट्स क्या है, यानी एडवांटेजेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से हम पूरी इकोनॉमी को समझ सकते हैं। जैसे पूरी इकोनॉमी को अगर समझना हो, नेशनल इनकम हम देखेंगे, जीडीपी हम पूरी इकोनॉमी को देखेंगे, यानी ये जो हम देखेंगे ये इकोनॉमी को देखेंगे, और ये कहाँ आता है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से हम इकोनॉमी को पूरी समझ सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन ही देखती है, यानी देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, देश में लिटरेसी कितनी है, देश में गरीबी यानी पॉवर्टी कितनी है, उसको ध्यान में रखकर एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाता है, यानी पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी समझना मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से संभव है। कैसे, तो अगर देश की नेशनल इनकम हम समझ ले तो हमें पर कैपिटा यानी पर इंसान इनकम कितनी है वो समझने में आसानी होती है। तो इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी समझना मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से आसान होता है। इकोनॉमी में बहुत बहुत बार फ्लक्चुएशंस होते हैं, जैसे कभी रिसेशन आता है, कभी इकोनॉमी एक्सपांशन में आती है, यानी बहुत अच्छी चीजें होती है, यानी ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है तो इकोनॉमी एक्सपांड करती है, और जब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती तब इकोनॉमी में रिसेशन आता है। तो ये जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस है, ये फ्लक्चुएशंस समझना कैसे संभव है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से वो संभव है। इसके बाद इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, इसको भी समझना मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से संभव है। कैसे, तो देखिए इन्फ्लेशन यानी प्राइस बढ़ना, डिफ्लेशन यानी प्राइस कम होना, ये चीजें समझना हम कैसे समझते हैं, तो इकोनॉमी एज अ होल का ही समझते हैं। हम ऐसा नहीं समझते कि एक एरिया का इन्फ्लेशन क्या है, एक दुकान का इन्फ्लेशन क्या है, हम ऐसा कभी नहीं देखते। हम कैसा देखते हैं, इकोनॉमी एज अ होल के लिए देखते हैं। तो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ये समझना मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से संभव है। उसके बाद नेशनल इनकम को भी समझना और सोसाइटी को भी समझना कैसे संभव है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से ही संभव है। उसके बाद अगर एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है तो वो डेवलप कैसे होगी, तो जब उसके देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फिर पॉवर्टी कम होगी, ऐसे जो नेशनल इश्यूज है वो नेशनल इश्यूज जब सॉल्व होंगे तब उस कंट्री की डेवलपमेंट होगी। यानी वो जो नेशनल इश्यूज है वो हम कहाँ स्टडी करते हैं, तो वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज की प्रॉब्लम्स है वो समझना आसान हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स इसमें क्या डिफरेंसेस है। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स पे जैसे कि फर्म्स एंड हाउस होल्ड पे फोकस करता है, यानी इंडिविजुअल। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स किस पे फोकस करता है, तो एग्रीगेट पर फोकस करता है, जैसे नेशनल इनकम हुआ, ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हुआ, तो एग्रीगेट पर फोकस करता है। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्लाइसिंग मेथड यूज करते हैं। स्लाइसिंग मेथड और लंपिंग मेथड का डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर में किया था। स्लाइसिंग मेथड क्या होती है कि पार्ट्स में डिवाइड करना, जो भी आपका प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चन हो, वो पार्ट्स में डिवाइड करना, ये होता है स्लाइसिंग, यानी स्लाइस करना। जैसे ब्रेड का आप कैसे स्लाइस करते हो, तो वैसे स्लाइसिंग मेथड। तो वही स्लाइसिंग मेथड में हम एक प्रॉब्लम को, एक पार्ट को डिस्कस करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लंपिंग मेथड यानी एक पूरे सब प्रॉब्लम को मिलाकर हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मतलब इकोनॉमी एज अ होल को स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, तो हर एक बिजनेसमैन कैसे प्राइस अलोकेट करेगा, फिर उस पे रिसोर्स कैसे अलोकेट करेगा, प्राइस मतलब कैसे डिसाइड करेगा, रिसोर्स कैसे अलोकेट करेगा, ये डिस्कशन कहाँ आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में।
यानी इंडिविजुअल फर्म लेवल और इंडिविजुअल लेवल का डिस्कशन आता है। बट ओवरऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यानी इनकम, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, नेशनल इनकम लेवल, ये जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी मैक्रो लेवल पर ये डिस्कशन आता है। इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम वेरिएबल स्टडी करते हैं जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, इंडस्ट्री स्पेसिफिक इश्यूज, यानी एक कंज्यूमर की क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसे डिमांड उसकी फ्लक्चुएट होती है, ये इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और इंडस्ट्री स्पेसिफिक इश्यूज यानी एक इंडस्ट्री की, यानी फुटवेयर इंडस्ट्री है, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, अगर फुटवेयर इंडस्ट्री की ही प्रॉब्लम देखेंगे तो वो भी कहाँ आएगा, माइक्रो लेवल पर आएगा यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। बट अब मैक्रो लेवल पर क्या आएगा, तो नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड और ओवरऑल प्राइस लेवल, एक फर्म की, एक बिजनेस फर्म की प्राइस नहीं बल्कि पूरे देश में प्राइसिंग पॉलिसी कैसी है उसका डिस्कशन आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, तो हम स्टडी करते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच, जहां पर इंडिविजुअल मार्केट्स की फोकस हम करते हैं। इंडिविजुअल मार्केट्स यानी एक इंडस्ट्री का मार्केट अगर देखेंगे तो वो है इंडिविजुअल मार्केट, बट अगर होल इकोनॉमिक बिहेवियर हम देखेंगे तो वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस कैसी होगी, तो ये एक फर्म डिसीजन लेती है, ये एक बिजनेस फर्म डिसीजन लेती है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखना है। उसके बाद फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है, तो एक प्रोडक्ट को बनाने में कौन से फैक्टर लगते हैं, तो जैसे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये जो फैक्टर्स लगते हैं ये फैक्टर्स की प्राइसिंग यानी फैक्टर प्राइसिंग, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हैं, तो पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ, फिर पब्लिक फाइनेंस, ट्रेड साइकिल्स, ये स्टडी करने का काम हम माइक्रो नहीं बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आपको पता है, पब्लिक फाइनेंस भी आपको पता है, जैसे बजट का एग्जांपल है कि बजट मतलब पब्लिक फाइनेंस। तो ट्रेड साइकिल क्या होता है, तो ट्रेड साइकिल मतलब एक इकोनॉमी में कभी कभी एक्सपेंशन आता है, मतलब जीडीपी बढ़ती है, नेशनल इनकम बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, तो वो इकोनॉमी एक्सपेंशन मोड में होती है। जब एक्सपेंशन के बाद कभी कभी कुछ गलत पॉलिसी, गलत डिसीजन की वजह से इकोनॉमी में ही रिसेशन आ जाता है, तो रिसेशन जब आता है तो सब चीजें गलत होती है, यानी एम्प्लॉयमेंट कम होती है, फिर जीडीपी कम होती है, फिर उसके बाद पॉवर्टी बढ़ती है। तो ये जो होता है ये रिसेशन, एक्सपेंशन, ये चलता रहता है, तो ये होता है ट्रेड साइकिल। अब आपको पता होगा कि ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिका में, तो उसके बारे में भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये क्या हमने देखा कि माइक्रो और मैक्रो इस इकोनॉमिक्स में क्या क्या डिफरेंसेस है। आपको क्वेश्चन जब आएगा कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप ये पॉइंटर फॉर्म में ही लिखोगे, आप टेबल मत बनाइएगा। क्यों? क्योंकि आपके बुक में भी पॉइंट फॉर्मेट में ही दिया है। ठीक है, तो ऐसा हमारा ये पहला चैप्टर आज एकदम अच्छी तरीके से खत्म होता है। तो आप क्या करेंगे, बस मैंने जो नोट्स दिए हैं वो एकदम समराइज वे में आपको एग्जाम में क्या लिखना है, बस उसी को ध्यान में रख के हमने पूरा डिस्कशन इस चैप्टर का किया है, यानी एग्जाम ओरिएंटेड ही नोट्स है और एग्जाम ओरिएंटेड ही हमने डिस्कशन किया है। तो आप बस ये लेक्चर और ये नोट्स आप बस देख लीजिएगा, आपका काम एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे दे दूंगा और ट्राई करूंगा कि ये यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूं। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा।